बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 14। सुल्तान चचा की गालियाँ ऐसी बेमिसाल थी कि मेरे हलक से हंसी निकल गई, लेकिन उसके साथ ही वो शर्मिंदगी अब भी मेरे रगो पे में मौजूद थी जो मैंने इनके बारे में बुरे अंदाज में सोचा था। अगर इन्हें जरा भी गुमान हो जाता कि मैंने इनके बारे में क्या क्या सोचा तो मेरे लिए वाकई डूब मरने का मुकाम था। वो मेरी इस हंगामा आराई को भंग का उतरता हुआ नशा समझ रहे थे। बहरहाल मैंने फर्ज से अपनी रकम की गल्त उठाई और बमुश्किल तमाम पूछा, चचा मियाँ सिकंदरिया का टिकट कितने का मिला? चचा मियाँ। सुल्तान मियाँ का चेहरा सुर्ख हुआ। उसके बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं। उन्होंने कई जबरदस्त गालियाँ देकर वही गुलदान उठाया और बोले, हराम के तोहम चचा कहता है और चुमार समझता है। अभी मुझे किसी बनिए की औलाद समझ रखा है या फिर क्या समझा तूने मुझे? पठान हूँ बेटे, पठान। जो पैसे मैंने तुझ पे खर्च किए अब मैं क्या कहूँ, बुरा मान जाएगा तू। फिर उसी तैश के आलम में उन्होंने सदरी की दूसरी जेब से बरतानवी पौंड की गड्डी निकाली और मेरे मुंह पे दे मारी, ये रख, और जो तूने हिंदुस्तानी नोट भिजवाए वो मैंने रख लिए। जब भी बम्बई वापस आए ले लेना मुझसे। साला बात करता है हरामी की तरह। अभी क्या कहूँ तुझे, दिल तो चाहता है कि वो गालियाँ सुनाऊं कि तेरे पूरे खानदान की रूहें बिलबिलाती हुई कब्रों से निकल आएं। तुझे पता है तेरे बाप से मेरे कैसे ताल्लुकात थे? सुल्तान मियाँ की आवाज भरा गई। मेरे लिए वाकई जमीन सख्त हो गई थी कि मैं जमीन में गिर जाता। सुल्तान मियाँ ने कुर्ती से अपनी आंखें साफ की और मैंने गहरी सांस लेके सोचा, कमाल है, वो कौन लोग होते हैं जिन्हें ऐसे बेमिसाल लोगों की दोस्तियाँ हासिल होती हैं। मेरे वालिद भी यकीनन ऐसी ही चीज होंगे। बहरहाल उसके बाद सुल्तान मियाँ पे अब एक खामोशी तारी हो गई। चाय आ गई थी और सुल्तान मियाँ मेरे साथ चाय पी रहे थे, लेकिन उनकी गर्दन झुकी हुई थी और चेहरे पे अफसुर्दगी के तासुरात थे। गालिबन उन्हें खमदान जमशेदी के साथ गुजारे हुए दिन याद आ रहे थे। मैं वाकई इस वक्त अजीबो गरीब कैफियत में था। उनसे नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। चाय खत्म हुई तो मैं ऊपर गुस्ल खाने चला गया। तैयारी की हुई ताज़ा स्त्री की वर्दी में नीचे उतरा तो सुल्तान मियाँ को अपना मुंतजिर पाया। मुझे देखते ही उन्होंने फिर मुझे गालियां बकी और बोले, भूतनी के छप्पड़, वर्दी तेरे ऊपर बड़ी जचती है। जमशेद भाई ने शायद इसीलिए तुझे भर्ती नहीं होने दिया होगा। मैंने चौंक के सुल्तान मियाँ की तरफ देखा। बड़े अजीब अल्फाज थे। वो फिर बोले, क्या समझता है मुझे? चूंडा हूँ क्या? बिल्कुल मुझसे उड़ा है बच्चू नगड़े। तू क्या समझता है? एक निगाह देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तू किसी और की वर्दी पहने हुए है। सुल्तान चचा कहाँ कहाँ मुझे अपनी बड़ाई का एहसास दिलाएंगे। वैसे वर्दी के जिक्र पर मुझे विलियम याद आया। मैंने कहा, चचा मुझे जरा लिखने पढ़ने का सामान मंगवा दीजिए, बेच देता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चले गए। बड़ा ही उम्दा किस्म का एक कागज और कलम मेरे पास आया तो मैंने विलियम हार्वे के नाम पे एक पर्चा लिखा जिसमें अपने वाकयात, हैक से मुलाकात और अपने फरार होने के बारे में तफसील लिखकर मैंने विलियम से माफ़ी मांगी कि मैंने उसका एतमाद तोड़ा। लेकिन मैं इस कदर मजरूह हूँ कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो कुछ सूरत हाल दरपेश है वो मेरे लिए जिंदगी और मौत की तरह है। उसके बाद मैंने वापसी का फैसला किया और सुल्तान चचा से रुखसत की इजाज़त मांगी। उन्होंने मुझे गले से लगाकर मेरी पेशानी को बोसा दिया, फिर अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और मोही मुँह में कुछ बड़बड़ाने लगे। मुझे मध्यम मध्यम गालियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने वो पुड़िया मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, ले ये पहन ले, कभी जरूरत पड़े तो बेच देना, वापस आएगा तो मैं और दे दूंगा। पुड़िया में से सफेद सोने की एक बड़ी खूबसूरत अंगूठी निकली जिसमें काबली चने के बराबर एक हीरा चकमगा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से हीरे पहने थे। अम्मा और बाबा जान को खुद पत्थरों का बड़ा शौक था। मुझे भी पत्थरों की पहचान थी, लेकिन इस कदर शानदार हीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सच्ची बात है कि इसकी कीमत का सही अंदाजा मैं नहीं लगा सकता था। मेरे खुदा, क्या हूँ मैं और कितनी घटिया हो गई मेरी सोच। इस शख्स के बारे में मैंने ऐसे अंदाज में सोचा जिसकी शफकतें बेपनाह थी। पता नहीं बाबा जान ने इसे कैसे गर्विदा बनाया कि इनके बाद वो इनके बेटे से भी इस दर्जे का सलूक कर रहे थे।
بہرحال میں نے ان سے انگوٹھیلی اور وانگی کے لیے تیار ہوا۔ سنو، میرا منصوبہ یہ ہے کہ تم بندرگاہ سے کچھ دور گاڑی سے اتر جاؤ گے اور وہ لوگ حالات کا جائزہ لیں گے جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد تم کسٹمرز کی حد بندی سے گزر کر جہاز پر سوار ہو جاؤ گے۔ اور سنو، بالکل فکر مت کرنا، جہاز کی روانگی تک میرا یہ مینیجر اور بے شمار افراد جنہیں پہلے سے اطلاع دے دی گئی ہے گودی پہ موجود رہیں گے۔ بیٹے تم فکر مت کرنا، اگر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوتے وقت پولیس نے شناخت نہیں بھی کیا اور گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ کچھ ہو جائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ فوج کی فوج جو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوگی پولیس کے چھکے چھڑا دے گی۔ تمہیں ایک لمحے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر صورتحال اس حد تک بگڑ گئی تو تمہیں بمبئی کی زیر زمین دنیا میں پہنچا دیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر فکر مت کرنا، میری یہ فوج بڑی تربیت یافتہ ہے اور مکمل تیاریاں کر کے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ جاؤ۔ کیا کیا تھا سلطان چچا نے میرے لیے؟ کوئی انسان زندگی میں کبھی اتنے بڑے انسان کا صلہ دے سکتا ہے؟ بہرحال اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس پر اسرار مینیجر کو، جو بڑے پہلوان ٹائپ کی چیز تھی، کچھ عجیب و غریب اشارے کرتے ہوئے دیکھا، لیکن سلطان چچا کی وہ فوج مجھے نظر نہ آئی جو میری حفاظت کے لیے مامور تھی۔ پر اس وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی تقدیر نے میری صحیح رہنمائی کی اور میں نے بہت بڑے آدمی کا سہارا حاصل کر لیا تھا۔ 9 بجنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب ہم بندرگاہ پہ پہنچے۔ میں اب اپنے آپ کو بہت پر اعتماد محسوس کر رہا تھا اور مزے سے سگریٹ پی رہا تھا۔ ایسے ٹہلتا ہوا میں 9 نمبر کی گودی پہ پہنچا۔ عرب ملکوں اور افریقہ کو جانے والے ملازموں سے پیسنجر لاؤنج کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کسٹمر اور پولیس کے حکام مسافروں کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں جہاز پہ سوار کرا رہے تھے اور ہمیشہ کی طرح مسافروں سے زیادہ رخصت والوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں پتہ نہیں کتنے CID والے عام لوگوں میں گھل مل کے مجھے یا مجھ جیسے لاتعداد مفروض مجرموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بہرحال میں نے مسافروں کے لاؤنج پہ نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا گودی کی طرف نکلنے والے راستے کی جانب چل پڑا۔ یہاں کسٹمرز اور پولیس کے کوئی 8 آدمی مسافروں کے کاغذات اور سامان کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ مجھے گودی کی طرف بڑھتا دیکھ کے مسافر نے فوراً راستہ دیا۔ کسٹمرز اور پولیس والے کے آدمی نے میری وردی پہ لگے نشانات پہ ایک نظر ڈالی اور جلدی سے مجھے سلوٹ کیا۔ میں بے نیازی سے ان کے سلام لیتا ہوا کسٹمر کی حد سے باہر نکل آیا۔ سامنے وہ جہاز روانگی کے لیے تیار تھا جسے ہیک اور میں روانہ ہو رہے تھے۔ گنوے کے ساتھ ہی عقابی نگاہوں والے 2-3 سفید پوش اور کسٹمرز پولیس کے چند آفیسر کھڑے ہوئے تھے اور ہر آتے جاتے مسافر کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ دور کسٹم کے شیڈ پہ 2 سرچ لائٹیں نصب تھی۔ ادھر جہاز کی سرچ لائٹیں بھی گیٹ وے پہ مرکوز تھی۔ میں اندھا کر دینے والی روشنیوں میں باوقار لیفٹیننٹوں کی طرح ناک کی سیٹ میں دیکھتا ہوا گینوے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں یہ تاثر ابھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اسی جہاز سے سفر کرنے والا ہوں، بلکہ میں یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کسی سرکاری کام سے آیا ہوا ہوں اور واپس چلا جاؤں گا۔ گینوے کے نیچے کھڑے ہوئے لوگوں نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا۔ کسٹم اور پولیس کے آدمیوں نے مستعد ہو کے سلام کیا۔ سادہ پوش نظریں جمائے مجھے دیکھتے رہے۔ ابھی میں نے گینوے پہ پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ سادہ پوشوں میں سے ایک آگے بڑھا۔ اس نے سر سے لہجے میں کہا، سر پلیز 1 منٹ۔ میں رک گیا۔ سردی کی لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ میرے دل نے آواز لگائی کہ لو بیٹے حقان، آخر کھیل ختم ہوا، پکڑے گئے۔ لیکن پھر میں نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور پھر مڑتے ہوئے تھوڑی سی گردن گھما کے پوچھا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ سر آپ کے نام نیول ہیڈ کوارٹر کے سلطان صاحب کا میسج ہے، وہ جہاز پہ گئے ہیں۔ میری کھوپڑی گھوم کے رہ گئی۔ نیول ہیڈ کوارٹر کے سلطان صاحب کون بلا ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ کوئی خفیہ سگنل ہے؟ میں مڑ کے اس شخص سے کوئی بےڈونگی بات کہنے ہی والا تھا کہ اوپر جہاز کی لیننگ سے تقریباً آدھا لٹکتا ہوا میں نے سلطان میاں کے مینیجر کو دیکھ لیا۔ وہ اسی سادہ پوش آدمی کو اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے مڑے بغیر اپنے پیچھے کھڑے سادہ لباس آدمی کا شکریہ ادا کیا، اوکے تھینک یو۔ اس کے بعد میں گینوے پہ چڑھتا چلا گیا۔ گینوے کے بعد جہاز کا عرصہ تھا اور پھر راہداری تھی۔ جب میں نے جہاز پہ پہلا قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے ہندوستان کی سرحد پار کر رہا ہوں۔ جہاز پہ پہنچا تو جہاز کے عملے سے پہلے سلطان میاں کے مینیجر نے مجھے آن لیا۔ اس نے فوج کے سول ملازموں کی طرح نیم فوجی سلام کیا اور ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ سر کیبن کا معائنہ کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ میں نے لفافہ لیتے ہوئے بردباری سے گردن ہلا کے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ مکمل ڈرامہ ہو رہا تھا۔ کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا کہ کوئی میرے بارے میں غور بھی نہ کر سکے۔ یہ سلطان میاں تو پورے جرائم پیشہ آدمی تھے۔ میں تو خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جہاز کے ملاحوں اور افسروں نے مجھے راستہ دے دیا تھا۔
बहरिया का अफसर तो इनका बाप होता है। कुछ लोगों ने सरसी सी नजर सुल्तान मियाँ के मैनेजर पे डाली और हमें किसी सरकारी मिशन पे समझ के दांस्ता तौर पे नजरअंदाज कर दिया। मुसाफिर और कल्ली और जहाज के मुला इधर उधर आ जा रहे थे। तमाम राहदारियां आबाद थी। रास्ते में कोई गुफ्तगू ना हुई। मैनेजर फर्स्ट क्लास कैबिनों की तरफ मेरी रहनुमाई कर रहा था और मैं कैबिनों के नंबर पे निगाहें डालता जा रहा था। 14, 15, 16 और ये 17 नंबर का केबिन जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। अगर मैं सही जहाज पे सवार हुआ हूँ तो इस बंद दरवाजे के पीछे मेरा दुश्मन है मौजूद है, शायद अपनी मौत के इंतजार में। इसलिए अब मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। गुस्से की गर्म लहरें मेरे बदन में दौड़ने लगी और मैं वहां से आगे बढ़ गया। मेरे केबिन का नंबर 26 था। मैनेजर ने केबिन का दरवाजा खोला। अंदर एक वर्दी पोश, स्टूडियो, बिस्तर वगैरह रखा था। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के सहाने एक नया सूटकेस रखा है। मैनेजर ने सूटकेस की चाबी मेरी तरफ बढ़ाई। सर, मैंने आपका सामान लगाया, टिकट अनायत फरमाए तो स्टीवर्ड को नोट कर दूं। ओके। मैंने जैकेट से टिकट निकाल के मैनेजर की तरफ बढ़ाया। मैं ये सोच रहा था कि अपने आप को बड़ा 30 हार मान समझता हूँ। मैं बहुत कुछ करता रहा, लेकिन सुल्तान मियाँ ने एक इंतहाई तजुर्बे का शख्स के तौर पे जैसे चारों तरफ मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। हकीकत ये है कि ता क़यामत में ऐसी आसानियाँ हासिल नहीं कर सकता था। मैं उस शख्स की सलाहियतों का कायल हो गया था। मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त ये थी कि बगैर सामान के मैं ये सफर कैसे करूंगा। इस एक वर्दी में कितने दिन रह सकता था, इसने ये मुश्किल भी हल कर दी। मैंने मैनेजर की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया मैनेजर। स्टीवर्ड सामान लगा के जा चुका था। उधर कॉरिडोर में घंटी बजने लगी थी। गोया इस बात का इशारा था कि तमाम गैर मुतल्लिक लोग जहाज से उतर जाएं। मैनेजर ने कहा, सर, गैनवे पे जो बेवकूफ आपको मिला था, अब इस बात का बिल्कुल ख्याल मत करें। मैं उस अहमद की तरफ से माफी चाहता हूँ। उससे कहा गया था कि अगर आपको नीचे रोकने की कोशिश की जाए तो वो मुजाहमत करें। मैंने उसे बता दिया था कि नेवल हेडक्वार्टर के सुल्तान साहिब जहाज पे सवार हो चुके हैं। इसलिए याद कराया था कि अगर पुलिस या कस्टम वाले बिला जरूरत आपसे सवाल जवाब करें तो वो इस तरह की कोई बात कह देता कि पुलिस इस धोखे में रहे कि आप बहरिया के किसी काम से आए हैं और कोई आला अहदेदार पहले से इस जहाज में मौजूद है। उसने बिला वजह आपको टोका। मेरे होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, ठीक है मैनेजर, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं महफूज हूँ। मेरा ख्याल है ये घंटी जो बज रही है इस सिलसिले में है कि गैर मुतल्लिक लोग नीचे उतर जाएं। अब तुम जाओ। सुल्तान चचा से मेरा सलाम कहना। ओके, बेहद शुक्रिया सर, खुदा आपको आपके मिशन में कामयाब करे। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। जहाज के खलाशी शोर मचाते पे रहे थे कि तमाम बाहर वाले लोग उतर जाएं। गेंद में हटाया जा रहा है। जहाज की रवानगी का मंजर देखने के लिए मैं चंद कदम आगे बढ़ा। रुख बदलते हुए जहाज के साथ में साहिल पे निगाहें जमाए बेख्याली चलता रहा। फिर हमारा जहाज दूसरे जहाजों के ऊपर में पहुंचा तो साहिल का मंजर छुप गया। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा। चुनाचे जब साहिल निगाहों से ओझल हुआ तो मैं अपने केबिन में जाने के लिए मुड़ा। मेरे दाएं हाथ पे ऊपर जाने का रिजीना बना हुआ था। लोहे के घूमते हुए जीने पे जहाज के उस हिस्से पे सन्नाटा तारी था और उस पे बनाए हुए लोहे के जीने पे लकड़ी की खड़ाऊ की खटखट इतनी वाज़ेह थी कि बगैर सर उठाए मैंने धड़कते हुए दिल से सोचा कि ये लकड़ी की खड़ाऊ की आवाज़, मेरे मालिक, लकड़ी के खड़ाऊ की आवाज़ मेरी शनाजा है। ये 100% साधान वर्दानी है। महा बख्शू वर्दानी बामुश्किल तमाम। मैंने नजर उठा के देखा। 4 सीढ़ी ऊपर गिरवे लिबास में जेने की रेलिंग पकड़े साधान वर्दानी खड़ा था। हमारी नजरें मिली और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दम निकल गया हो। उसके पथरीले चेहरे पे नफरत की तहरीर लिखी हुई थी। उसकी आंखों से किसी हमलावर चीते किसी वहशतनाक चिंगारियां बन के बरस रही थी। मैंने सिर्फ एक लम्हे को सोचा, खौफ और दहशत की लम्हात कहाँ कहाँ गुजारूं, कैसे कैसे हालात से निपटूं। उसके बाद मैंने अपनी जहनी कुव्वतों को जमा किया और मेरे होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, ठीक है मैनेजर, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अब महफूज हूँ। मेरा ख्याल है ये घंटी जो बज रही है इस सिलसिले में है कि गैर मुतल्लिक लोग नीचे उतर जाएं। मैं इसलिए मुस्कुराया था कि इस पुरानी अबूदियत को बेतार कर सकूं। मैं इसका बोधी सतू था। मैं मुस्तकबिल का महर बुद्धा था। मगर मेरी मुस्कुराहट मेरा साथ ना दे सकी। उसके होंठ नफरत से सुकड़ गए। उसने सीधा हाथ बुलंद किया जैसे मुझ पे किसी गैर मरई नेज़े से वार करना चाहता हो, और वो एक सीढ़ी से नीचे उतरा। फिर उसके हलक से एक अजीब मशीनी आवाज निकली, हकान। मैं कुछ समझा नहीं। अचानक मेरा पूरा जिस्म मुड़ा। मैंने मुड़ते ही राहदारी में दौड़ना शुरू किया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सब गैर इरादी तौर पे हो रहा हो। ज्यादा दूर नहीं दौड़ा था कि अचानक मेरे कदमों में फिर रुकावट पैदा हुई। अब जैसे मेरे सारे बदन की ताकत सलब हो गई थी। मुझे यूं लगा जैसे बेशुमार बलाओं ने मुझे घेर लिया हो। मैं घिर गया था, वाकई में घिर गया था। राहदारी के दूसरे सिरे पे रास्ता रोके, कमर पे दोनों हाथ रखे, मेरा असली दुश्मन है खड़ा था।
واقعی اس وقت جو صورتحال میری ہو گئی تھی خدا کسی دشمن کی بھی نہ کرے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے بدن کی ساری قوتیں کھنچتی چلی جا رہی ہوں۔ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایسی مصیبت میں جس میں میری مدد اب کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ سلطان چچا ہوں جنہوں نے ایک چیف کمانڈر کی طرح میری ہر مشکل کو حل کیا، لیکن یہ مشکل بھلا کیسے حل ہوگی؟ جہاز کے نچلے عرصے کی مدھم روشنی میں ہیگ کے سفید گنگریالے بال مجھے مٹیالے اور بے جان نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس کا چہرہ موت کا چہرہ معلوم ہوتا تھا، تاریک اور پتھرایا ہوا۔ وہ راہداری کے درمیان میں کمر پہ ہاتھ رکھے ایسے کھڑا تھا جیسے کسی مومی مجسمے کو سہارا دے کے کھڑا کیا گیا ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی وہ اعلیٰ تراش کا ریشمی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی انگلیوں میں کھیرے جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھی۔ پھر وہ میری طرف ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ایکسکیوز می آفیسر، میں چیف اسٹیورڈ کی تلاش میں ہوں، کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ ہیگ کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مہذب اور نرم تھا، جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ میرے شدت سے دھڑکتے ہوئے دل کو ہلکے سے قرار کا احساس ہوا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے موت کے تاریک اندھیرے میں مجھے جیسے امید کی کرن نظر آئی۔ اس نے مجھے آفیسر کہہ کے مخاطب کیا۔ میری وردی رائل نیوی کی روایت وردی تھی، ایسا ہی میرا حلیہ تھا۔ خاص قسم کی داڑھی، سیاہ چشمہ جسے میں نے رات بھی اتارنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا یہ چیزیں واقعی میرے کام آ رہی ہیں؟ واقعی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہیگ میرے انتظار میں نہیں کھڑا ہوا بلکہ وہ میری مدد چاہتا ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، اسکاٹ لینڈ کے ٹھیٹھ لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چیف اسٹیورڈ کا اسسٹنٹ ہوں، گیٹ لاسٹ۔ میرے باری لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ ہیگ ایک دم سنبھل گیا۔ سوری سر، اس نے ذرا سا ہم ہو کے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ قیمتی سگار اور اعلیٰ مردانہ سین کی مہک دور تک میرا پیچھا کرتی رہی۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار پھر مڑ کے دیکھوں کہ کہیں ہیگ میری طرف تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ وردان ستانی کے کھڑاؤں کی کھٹکھٹ اب مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی اور میں اپنے بے جان بدن میں جان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو اطمینان دلا رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے نہیں آ رہا اور مجھے فی الحال اپنے دونوں دشمنوں سے عارضی نجات مل گئی ہے، اور اب میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنے کیبن میں جا کے اپنی حالت سنبھال لوں۔ میرے فرشتے بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس جہاز پہ دو خطرناک دشمن میری گھات میں ہیں۔ اس وقت تو میں ہیگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس طویل سفر میں دوبارہ جب میری اور اس کی مڈبے ہوگی تو وہ پھر مجھ سے دھوکا کھا جائے گا۔ ایک طرف تو ہیگ سے نفرت، فرض کرو اگر میں ہیگ سے انتقام لینے میں کامیاب ہو بھی گیا تو وردان سدھانی، اس کے ساتھ اس کے پر اسرار بخشو سے میں کیسے نجات حاصل کروں گا، جو پتہ نہیں کس طرح سینکڑوں میل دور سے یہاں تک آ گیا ہے اور ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے جب اور جہاں چاہے مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات اور یہ تصور میرے لیے بہت زیادہ جان لیوا تھا۔ میرے قدموں میں شرابیوں جیسے لڑکھڑاہٹ تھی اور میں آہستہ آہستہ اپنے کیبن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے اب اس بات کا احساس ہوتا جا رہا تھا کہ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاؤں، کتنی ہی حفاظتی تدابیر کر لوں، پر اسرار بت بخشو میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ سیوک سندھورتی اور وردان سدھانی میری جان کے لاگو ہیں، کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں کتنی ہی حفاظتی تدبیر کر لوں، ان کی ضد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ انہیں میری تمام سیاہ کاریوں، میرے تمام جرائم کا علم ہے۔ میں ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا۔ میں تو ایک عام سا مجرم اور اوباش ثابت ہوا۔ ایک ایک بات مجھے یاد آ گئی تھی۔ میں نے ان کے مقدس چشمے میں غسل کیا، ان کا مذہبی گیروا لباس پہنا، ان کے دھم سنگاسن پہ بیٹھ کے کائنات کے اسرار سے آگاہی حاصل کی، پھر ان کا مالک و مختار بن کے انہیں دھوکہ دیا۔ وردان سدھانی کے تنبیہ کے باوجود میں نے عش بہنا کر کے اپنے اوپر مصیبتوں کے دروازے کھول لیے۔ میں نے بہت کچھ کیا تھا۔ ایلس فیوری اور عالیہ کے ساتھ جسمانی رابطے قائم کیے، اور میں نے جسے وہ بودھی صدو سمجھتے تھے قتل و غارت گری بھی کی تھی۔ میں نے ان کے دھرم کا مذاق اڑایا تھا۔ 2 کوڑی کا ہو گیا تھا میں۔ ایسے حالات میں اگر وہ مجھ سے انتقام لینے پہ تل جاتے تو اس میں حیرت کی کون سی بات تھی؟ میرا رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے وردان سادھانی کا وہ لہجہ یاد آ رہا تھا جو اس نے سینے پہ کھڑے ہو کے اسلحے کی طرح پھنکار کے میرا نام لے کے مجھے پکارا، حقان۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس غیر انسانی چیخ میں انتقام کا جہنم بھڑک رہا ہے۔ ساتھ ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں بھی کائنات کے کسی بھی گوشے میں یا اس کیبن کے آخری حصار میں اتنا ہی محفوظ ہوں جتنا گاشے برم کی پہاڑیوں کی دھار میں اس شیطانی ٹولے کے رحم و کرم پہ تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہیگ سے نبٹ بھی لیا جائے مگر یہ پر اسرار قوتیں کسی بھی طور میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میرا خیال ہے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کوئی بھی مضبوط سے مضبوط 4 دیواری مجھے ان بت بخشو کے انتقام سے نہیں بچا سکتی۔ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اگر مجھے ہیگ سے نمٹنا ہے تو شکاریوں کے ساتھ چوکس رہنا
और मौका पाते ही वार करना होगा। हैक से मैं निपट लूंगा, लेकिन एक बख्शू से मुझे निजात हासिल ना होगी। मैं इनके इंतकाम से नहीं बच सकता। कैबिन के अंदर दाखिल होके मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, दोनों हाथों से सर पकड़े बैठा ये सोचता रहा। फिर मैंने अपने अंदर के हकान को आवाज दी और उसे मुलामत करते हुए कहा, इसी तरह तू जिंदगी में कदम आगे बढ़ाएगा हकान? क्या इसी तरह खौफ की चार दीवारी में पनाह लेगा? होश में आ, जिंदगी इस कदर मामूली चीज नहीं कि तू इसे ऐसे खोने पे तुल जाए। समझ रहा है ना तू? अपने आप को संभाल। जब यही सब कुछ करना है तो खौफ से मरने से क्या फायदा। यही सब कुछ कर मैं उठा, मुंह हाथ धोया और इस ख्याल से कि बामुश्किल अभी 10:30 बजे हैं, क्यों ना फर्स्ट क्लास के डाइनिंग हॉल का एक चक्कर लगाऊं। मैंने ये आखिरी फैसला किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सुल्तान चचा का भेजा हुआ सूटकेस खोला, उसे देखकर मेरी आंखें फरते मुसरत से झुक गई। मैं जानता था कि सुल्तान चचा बड़े अजीम हैं और मैं वाकई उन तक पहुंच के जिंदगी की मुश्किलों से दूर हो गया हूँ। डिनर सूट, दिन में पहनने के लिए हल्के रंग के सूट, गहरे रंग के शाम के लिबास सलीके से इस्त्री किए हुए रखे थे। इसके अलावा मर्दाना इस्तेमाल की बेशुमार चीजें मौजूद थी। बहरहाल मैंने बड़े एहतमाम से डिनर सूट, उसके लवाजमात निकाल के बिस्तर पे जमाए। एक बार फिर अपने आप को सहारा दे के वक्त के धारे पे बहने के लिए तैयार किया। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद मैंने लिबास पहनने की कोशिश की, लेकिन कमीज पहनते ही मेरी खुशी काफूर हो गई। कमीज का कॉलर पूरे 1 इंच तंग था और आस्तीनें मेरी कहानी से बामुश्किल एक बालिश आगे पहुंच के खत्म हो जाती थी। पतलून ना सिर्फ कमर पे तंग थी बल्कि टखनों तक पहुंचने में उसे पूरे 3 इंच की नाकामी हुई थी। कोट भी कमीज की तरह कोता आस्तीन था। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? मैंने सोचा कि सुल्तान चचा ने मेरी हर मुश्किल हल कर दी, लेकिन यहाँ मार खा गई। मैंने जलाहट के साथ तमाम करकड़े एक तरफ डाले। अब तो ये तमाम चीजें मेरे लिए बेकार थी। इस सूटकेस में सिर्फ एक स्लीपिंग गाउन, एक शब हाबी का लिबास, मोजे, बनियान और शेविंग कट इस्तेमाल कर सकता था। इस कदर गुस्से का शिकार हुआ कि मैंने सारे सामान का एक बंडल बनाया, पोर्ट खोलकर तीनों इस्त्री किए हुए ताज़ा सूट समंदर के हवाले कर दिए। अब इस जहाज पे और पूरे सफर के दौरान मैं या तो लेफ्टिनेंट की वर्दी पहने पे मजबूर था या फिर शब हाबी का यह लिबास, बाकी नाम अल्लाह का था। मैंने वर्दी उतारी, सारा प्रोग्राम मुलतवी करके शब हाबी का लिबास पहन के बिस्तर पे लेट गया। अब जो होगा सुबह को देखा जाएगा। रात गुजर गई। सुबह तबीयत पे एक तकद्दर था। जिंदगी क्या है? सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक भरपूर अमल। जहन ने सवाल किया, तुम कौन हो? हकान जमशेदी। तुम्हारा किरदार क्या है? किरदार? हाँ किरदार, कुछ बेहतर नहीं। क्यों? माहौल। गलत। कौन से माहौल की बातें करते हो? वो जो मुझे मुयस्सर हुआ। कुछ नहीं, तुमने अपने रास्ते खुद मुंतखब किए। मैं नहीं मानता। आखिर क्यों? गाशे बरम से मेरी कोई शनासाई नहीं थी। वक्त मुझे वहाँ ले गया। पत्थर के मुजस्मे की आगोश मेरी तलब नहीं थी। इससे क्या होता है? इसी से सब कुछ हुआ। अपने आप से लड़ना आसान नहीं होता। मैं झुंझला के बाहर निकला। बलाई अरशा, अदन और अस्कंदरिया जाने वाले ताजरों और बहरिया रोम के मुख्तलिफ बंदरगाहों तक सफर करने वाले सियाहों से भरा हुआ था। मैंने एक डेक चेयर घसीटी, उस पे बैठा। मेरा स्टीवर्ड मेरे पास आया। कुछ पेश करूं सर? नहीं शुक्रिया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? किताब। कैसी किताब? ये मैं आपके लिए लाया हूँ। दिखाओ। जी सर। बहुत शुक्रिया, मैं इसे रख सकता हूँ? मुझे खुशी होगी। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। स्टीवर्ड चला गया। मैं उस किताब में गुम हो गया। मैंने बचपन में ये किताब पढ़ी थी और अब न जाने कितने अरसे के बाद ये किताब मेरे हाथ लगी थी। मेरी आंखें किताबें लगी थी, लेकिन जहन न जाने कहाँ था। ये क्या है? राह निजात। निजात के कितने रास्ते हैं? हजारों। मैंने इन्हीं रास्तों को तलाश किया, लेकिन माहौल मुझे भटका देता है। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता जो मुझे हासिल हो गया है। हालांकि जहाज का माहौल बड़ा अच्छा था। अब मैं क्या कहता, किससे कहता कि सुल्तान चचा जैसे लोग क्या होते हैं। लेफ्टिनेंट की वर्दी में न जाने कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरते जहाज पे छिपे रहना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अब मैं एक शानदार कैबिन का मालिक था और बड़े बाइज्जत तरीके से सफर कर रहा था। ये अलग बात है कि वो नादीदा कुव्वतें बदस्तूर मेरा पीछा कर रही थी, जो वरदान सधानी और संदोती वगैरह की थी। जो तोहफा मुझे मंदिर से मिला और जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, हकीकी मानों में ऐसे लगता था जैसे बेशुमार नादीदा पुर असरार कुव्वतें मेरे पीछे पड़ी हों। धर्मशाला, गाशे बरम और न जाने क्या क्या, ये अजाब किसी और की जिंदगी में कहाँ होंगे। बस सिर्फ मंदिर में इस बुत के कदमों में बैठना अजाब बन गया था, वरना बाकी जिंदगी में और कोई मरहला ऐसा न था जो तकलीफ दे और परेशान कुन हो। बस उसके बाद वो कमबख्त गलतकार लोग मेरे पीछे पड़ गए और बिला वजह मुझे ऐसे पुर असरार कुव्वतें देने पे तुल गए, जिनका पहली बात तो ये कि मैं अहल न था। दूसरी बात ये कि मैं उन्हें पसंद भी नहीं करता था। न मेरा दीन, न मेरा धर्म। वो न जाने मुझे क्या से क्या बनाने पे तुल गए। हकीकत ये है कि मैंने कभी और किसी वक्त भी वो सब कुछ बन जाना पसंद नहीं किया।
जो मुझे बनाने की कोशिश की जा रही थी। अचानक मेरी छठी हिस्स बेदार हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो। इंसानी फितरत का एक हिस्सा है कि इस तरह की बातों का उसे पता चल जाता है। मैंने चौंक के आगे पीछे देखा, फिर मेरी नजर उस शख्स पे पड़ी जो अच्छी खासी लंबी तिरंगी जिसामत का मालिक था। सुर्खो सफेद रंगत, छोटी सी दाढ़ी, गद्दी पे लंबे भूरे बालों की झालर। उसका लिबास इंतहाई कीमती था। बहुत ही शानदार तराश का सूट पहने हुए था। लेकिन मुझे ये हैरत हुई कि उसकी ये दिलचस्पी मेरे लिए क्यों। अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में आया, कहीं ऐसा न हो कि ये हैक का साथी हो। वो मुझे क्यों घूर रहा है। बस इंसानी जहन में लाखों चोर होते हैं। मेरे जहन में हैक का चोर था। फिर सबसे बड़ी बात ये कि हैक मेरे सामने भी आ चुका था। कहीं ऐसा न हो कि हैक को मुझ पे शुबा हो गया हो, उसने किसी को मेरी निगरानी के मुकर्रर कर दिया हो। क्या वाकई हैक के इस साथी ने मुझे पहचान लिया है, या फिर सिर्फ हैक को इस बात का शुबा हुआ उसने इस शख्स को मुझ पे नजर रखने के लिए तैनात किया। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में ऐसे बहुत से सवालात कूद आए। उस शख्स ने भी मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे महसूस किया। फिर उसके होंठों पे एक मध्यम मुस्कुराहट फैली। उसने कहा, मुआफी चाहता हूँ जनाब, असल में आपके हाथ में मसनवी मौलाना रूम देकर मैं हैरान हुआ। उसके इन अल्फाज ने मुझे थोड़ी सी तसल्ली बख्शी। मैंने मुस्कुरा के इत्मीनान का सांस लिया। वो शख्स फिर बोला, मेरा नाम एहतिशाम है और मैं तुर्की के शहरुल नकरा का रहने वाला हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके जनाब। ये आपकी मोहब्बत है जनाब। वैसे मैं अंकारा यूनिवर्सिटी में तारीख का प्रोफेसर हूँ। क्या आपको भी तारीख से कोई दिलचस्पी है? जी हाँ, अपनी पैदाइश की तारीख से, उसके बाद अपने खानदान की तारीख से दिलचस्पी तो होती है। एहतिशाम भी हंसने लगा। फिर बोला, मैं इन दिनों मिस्र के असामे कदीमा पे तहकीकी काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, आपकी शख्सियत दिलचस्प और पुरअसरार है। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझसे बातें करने लगा। फिर उसने कहा, एक बात पर मुझे हैरानी है। वो कौन सी बात? आप शायद बहरिया के मुलाजिम हैं, लेकिन फारसी जुबान से इस कदर दिलचस्पी रखते हैं। आपका मेरी कौमियत के बारे में क्या ख्याल है? मैं सही अंदाजा नहीं लगा सका। मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। वैसे आपको पता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मसनवी मौलाना रूम को हिकमत व माफरत का सर चश्मा समझते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ आपसे। एहतिशाम बे की रोशन आंखें कुछ और रोशन हो गई। वैसे आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? सिकंदरिया। ये भी एक दिलचस्प बात है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। सिकंदरिया में मेरी बेटी मसरियात के तहकीकी काम में मेरी मददगार है। वैसे मेरे साथ एक और खातून है जो इस सिलसिले में मेरे साथ ताउन कर रही है। वो और उनके शोहर मेरे साथ सफर कर रहे हैं। वैसे ये हकीकत है कि इस तहकीकी मंसूबे में वो ही सरमायाकारी कर रहे हैं। चुनाचे मैं इनके साथ सिकंदरिया का ये सफर कर रहा हूँ। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही आला फितरत के मालिक हैं। वैसे मैं और मेरी बेटी अरसला फनी माहिरीन की हैसियत से इस तहकीकी काम में उनके साथ बराबर के शरीक है। मैं इस शख्स की सादा दिली से बड़ा मुतासिर था, उसे बड़ा पसंद कर रहा था। उसने अपने साथी मिस्टर स्मिथ और उनकी बीवी के बारे में बहुत सी तफसील बताई। बड़ा दिलचस्प और घुल मिल जाने वाला आदमी था और पहली मुलाकात में उसने अपने बारे में इतनी तफसील बताई जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो सादा दिल, बल्कि ये कहना चाहिए कि साहिब इन लोगों की तरह सादा मिजाज और भोला आदमी है। गुफ्तगू के दौरान उसने बताया कि वो कई जुबानों पे अबूर रखता है। उनमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी और इब्रानी शामिल है। कदीम मिस्री तहरीरों का पढ़ना और पढ़ाना उसका खास शोबा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फारसी के अलावा अरबी जुबान भी जानता हूँ। वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, उसने पुरइश्तियाक लहजे में कहा। वैसे आप एक बात बता सकेंगे कि आप मिस्र क्यों जा रहे हैं? मैं मुआफी चाहता हूँ कि बड़े बेढंगेपन से आपके निजी मामलात में मुदाखलत कर रहा हूँ, मगर ये पूछना जरूरी है। अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे बताइए। एहतिशाम ने ये बात इतनी सादगी से कही कि मैं सादगी से मुस्कुरा दिया। भला आपको बता देने में क्या हर्ज? असल में कुछ सरकारी और कुछ सादी काम से निकला हूँ। सिकंदरिया में कुछ मसरूफियात तो सरकारी हैं, फिर मुझे एक पार्टी से हिसाब चुकाना है। उसके बाद मैं बिल्कुल फुर्सत में हूँ। इसका मतलब है कि इसके बाद आप सिकंदरिया में घूमे फिरेंगे, क्यों नहीं? अचानक एहतिशाम ने अपनी गर्दन झुकाई और राजदार से बोला, सुनिए, अगर आप किसी नफाबख्श इल्मी काम से दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ शरीक हो जाइए। हमें एक अरबी जाने वाले की जरूरत है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, सरकारी काम निपटा के आप अपना वो हिसाब किताब चुकाएं जिसके लिए अभी आपने मुझे बताया। मुझे 15 दिन के अंदर बताएं कि आप हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं या नहीं। बस एक सवाल और है मेरा आपसे। जी फरमाइए। आप ये बताएं कि आपको बहरिया से कितने रोज की रुखसत मिल सकती है? मैं एक लम्हे के लिए उलझन में फंस गया। मुझे तो ये पता नहीं था कि ये बड़े मियाँ किस नौयत के सरकारी काम में मसरूफ हैं और नफा बख्श से इनकी क्या मुराद। बहरहाल ये तफसील जाने बगैर कुछ कहना तो मुमकिन न था। वैसे भी मैं इनसे मुकम्मल तौर पे झूठ बोल रहा था। मैं किसी तफरीही या तहकीक काम से सफर नहीं कर रहा था। बहरहाल कुछ न कुछ तो कहना था। अभी फौरी तौर पे सारी तफसील न वो मुझे बता सकते थे, न मेरे लिए पूछना मुमकिन था।
میں نے گول مول سا جواب دیا۔ سرکاری کام نپٹانے کے بعد مجھے ایک طویل رخصت کا حق حاصل ہو جائے گا، لیکن محترم احتشام بے، اگر آپ مجھے اپنی مہم کے بارے میں بتائیں تو میں اس پیشکش پہ غور کر سکتا ہوں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بات اتنی بڑی ہے اور تفصیل طلب ہے کہ مختصر بتائی نہیں جا سکتی۔ پھر جیسا آپ پسند کریں۔ یوں کرتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا مسز اسمتھ اور مسٹر اسمتھ کے ساتھ ان کے کیبن میں کھاتے ہیں، وہاں تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ ویسے بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں بڑے اچھے اور بڑی نفیس طبیعت کے مالک ہیں، آپ سے مل کے یہ بہت خوش ہوں گے۔ معاف کیجیے گا، آپ کی شخصیت میں ایک ایسی کشش ہے جو انسانوں کو لمحوں میں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ دونوں، میرا مطلب ہے مسٹر اینڈ مسز اسمتھ، بڑے حسن پرست لوگ ہیں اور اچھی شخصیتوں کو دل سے پسند کرتے ہیں۔ آپ نے میری تعریف کا جواب دے دیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، آپ یقین کریں، بالکل ایسی بات نہیں، میں اب اجازت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ دوپہر کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں۔ میں اپنے ان دونوں ساتھی کو بھی یہ اطلاع دے دوں گا۔ اچھا، اجازت۔ احتشام بھی بڑے اتفاق سے مجھ سے رخصت ہوا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے اپنا کیبن نمبر اور ملاقات کا وقت یاد کرایا۔ بہرحال وہ شخص چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ میرا اندازہ غلط تھا، یہ ہے کا ساتھی نہیں، کچھ بھی ہو، یہ ہے کا ساتھی نہیں۔